अस्सलाम वालेकुम। पिछली क्लास में हमने क्या कवर किया था, जल्दी से देख लेते हैं। बेसिकली यू नो कि क्वेश्चन वन कंसिस्ट्स ऑफ दीज पार्ट्स, जहाँ पे आपको अपना प्लान लिखना होता है। डिफाइनिंग द प्रॉब्लम हम कवर कर चुके हैं। मेथड ऑफ डाटा एनालिसिस जो है उसको हमने देखा था पिछली क्लास में डिटेल में, और हमने मोर और लेस समझ लिया था कि मेथड ऑफ डाटा एनालिसिस वाले पार्ट्स के आपने मार्क्स कैसे लेने हैं। सिर्फ उसके अंदर हमने ये देखा था कि जो लोगैरिथमिक इक्वेशंस हैं या जो बेसिकली एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस हैं उनको किस तरह आपने आंसर करना है। ठीक है, तो लॉग्स की बेसिक्स मैंने आपको बता दी थी। अगर आपके पास एक एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन इस तरह लिखी हुई है, 2 × 10⁻³ = 3 तो इसको यू कैन पोज इट एज अ क्वेश्चन, और सवाल इस तरह लिखा जा सकता है कि 2 की पावर x क्या होनी चाहिए कि आंसर 8 आए। सो हमें पता है कि x जो है वो पावर 3 होगी, तो जाहिर सी बात है आंसर 8 आएगा। बट इसी तरह अगर एक मुश्किल क्वेश्चन आपसे पोस्ट किया जाए कि भाई 7 की पावर x क्या होनी चाहिए ताकि आंसर 16807 आए, तो अब आप मेंटली तो इसको आंसर नहीं कर सकते, तो फिर आप यहाँ पे क्या करोगे, राइट? तो देन यू यूज लोगैरिथम्स इन योर कैलकुलेटर, एंड लोगैरिथम फंक्शंस जो है वो आपको यही बताते हैं कि log बेस 7, और अगर आपको आंसर ये चाहिए तो x की पावर क्या होगी। सो इफ यू पुट दिस इन योर कैलकुलेटर, द आंसर दैट द कैलकुलेटर विल स्पिट आउट इज पावर 5। मतलब आपको लॉगरिथम फंक्शन ये बता रहा है कि इस बेस के साथ अगर ये नंबर आपको चाहिए तो पावर x जो है वो आपको 5 डालनी पड़ेगी। 7 to the power 5 is 16807। So this is how you convert between an exponential function and a logarithmic function. This is how you go back and forth between the two. ये जो b है ये यहाँ पे बेस बन जाती है, और अगर यहाँ पे बेस लिखी हुई है तो इसको आप अलग से यहाँ लिख सकते हो। b की जो पावर x है वो इक्वल टू के ऑपोजिट साइड पे आएगी, और ये जो नंबर a है जो पावर डालने से आता है वो यहाँ लोगैरिथम के ब्रैकेट में आएगा। ठीक है, लोगैरिथम्स के हमने कुछ रूल्स पढ़े थे। सबसे पहला रूल प्रोडक्ट रूल, कि अगर एक लॉग बेस b के साथ उसके अंदर a और b नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उसको ऐसे खोल के लिखा जा सकता है, log a प्लस log b। ठीक है, और इसको मैंने आपको एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करके भी दिखाया था। क्वोशिएंट रूल बिल्कुल इसी का ऑपोजिट है कि अगर a और b डिवाइड हो रहे हैं तो log a माइनस log b लिखा जा सकता है। ये देख लो कि बेस उनकी सेम रखी जाएगी दोनों लॉग्स की, वो बेस डिफरेंट नहीं कर सकते। और अगर इन दोनों की बेस सेम हो तो इनको कंबाइन करके भी वापस ऐसे लिखा जा सकता है, बट शर्त यह है कि इनकी बेस सेम होना चाहिए। रेसिप्रोकल रूल क्या है कि अगर log 1/x लिखा हुआ है तो जाहिर सी बात है फिर आप x को क्या कहते हैं, रूल कॉमनली कोई नहीं आता, अभी हम प्रैक्टिस करेंगे तो अमान। यस बेटा समीन, मैंने इसको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया था पिछली क्लास में, स्लो स्लो आराम से। अच्छा अमान, इसमें ये नहीं है कि कोई एक रूल आपको याद करना है, लॉ की बेसिक्स पता होनी चाहिए। और अभी जब हम इक्वेशंस को रीअरेंज करना शुरू करेंगे पास्ट पेपर क्वेश्चंस के अंदर अभी 5 मिनट में, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम एसेंशियली कौन सा रूल अप्लाई कर रहे हैं। मैं वहाँ रूल का नाम भी ले लूंगा कि आप ये रूल अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, फिर आप जो न्यूक्लियर फिजिक्स का जो पेपर है उसके अंदर डिके इक्वेशंस के अंदर आप वो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है वहाँ आप लॉग्स यूज करते हो। अभी आप अल्ट्रासाउंड की एब्जॉर्प्शन, एक्सरे की एब्जॉर्प्शन की जो इक्वेशंस पढ़ोगे वहाँ आप ये यूज करते हो। कैपेसिटेंस के अंदर जो डिस्चार्ज ऑफ कैपेसिटर की इक्वेशंस है वहाँ भी लोगैरिथम यूज हो रहे होते हैं। तो आपकी इवन सिलेबस में भी कुछ इक्वेशंस हैं जहाँ आपको लॉग के रूल अप्लाई करने पड़ते हैं। एनीवेज, तो रेसिप्रोकल क्या है कि अगर x 1/x लिखा हुआ तो उसको x बनाना है मुझे, तो फिर बाहर माइनस साइन आ जाएगा। अब ये एक तरह से पावर रूल का ही एक तरह से जो है वो एक्सपेंशन है, क्योंकि यहाँ पे पावर रूल ये कहता है कि अगर x की पावर n है तो इस n को आप यहाँ पे लेकर आ सकते हो, n को उठा के इधर लेकर आ सकते हो, मतलब log के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो, यहाँ से पावर रिमूव कर सकते हो, राइट? और यहाँ पे एसेंशियली यही है। ऊपर वाला अगर रेसिप्रोकल रूल आप देखो तो उसमें वही चीज हो रही है, क्योंकि 1/x जो है अगर उसको मैं x लिखता हूँ तो x की पावर क्या होगी, -1 होगी ना। तो इसलिए यहाँ से -1 उठ के इधर आ गया, इसलिए यहाँ पे लॉग के साथ माइनस साइन लग गया। सो दैट्स द ओनली थिंग विच इज हैपनिंग ओवर हियर। अच्छा, अब लॉग की बेस कुछ भी हो लेकिन अगर यहाँ पे 1 लिखा हुआ हो तो इसका मतलब आंसर 0 होगा। व्हाई इज दैट द केस? क्योंकि बेटा किसी भी चीज की पावर 0 हो तो उसका आंसर 1 आता है। तो अगर यहाँ पे 1 लिखा हुआ है तो लाजमी हमारी पावर फिर 0 ही होनी चाहिए, चाहे कोई भी नंबर हो। यहाँ पे बेस कुछ भी हो, अगर इधर 1 लिखा हुआ है तो इसका मतलब यहाँ पे 0 ही आएगा। नेचुरल लॉग क्या होता है? एल एन। दो तरह के लॉग होते हैं, एक एल जी होता है और एक एल एन होता है। एल एन वो वाला लॉग है जिसकी बेस ई होती है। ई नंबर आपको पता है कि आप कैलकुलेटर में अल्फा और फिर 10 की पावर वाला बटन दबा के ला सकते हो, या फिर शिफ्ट एल एन दबाओ तो ई वाला फंक्शन जो है वो आपके पास आ जाता है। अब ये जो ई है इसे आइलर्स नंबर भी कहते हैं। अगर लॉग की बेस ई हो तो फिर हम उसको इस तरह नहीं लिखते लॉग ई की पावर एक्स, बल्कि हम सिंपली उसे एल एन का बटन दबा दें तो वो ऑटोमेटिकली बेस ई वाला लॉग आ जाता है। ठीक है, अच्छा अब इस बात को ये समझ लो कि अगर यहाँ पे मेरे पास एल एन ई लिखा हुआ होगा तो वो इक्वल टू 1 क्यों होगा? अब इसकी वजह यह है कि एल एन
कि आपको पता है कि बेस ही ई है, और बेस ई है और यहाँ पे नंबर भी ई लिखा हुआ है, तो फिर ई की क्या पावर होगी कि ई ही आएगा वापस। इसको इस तरह समझो, ई की पावर अगर 1 होगी तो ई ही आएगा, और ये हमें इसीलिए यहाँ पे आंसर 1 दे रहा है, राइट। तो ये क्योंकि पावर होती है तो 1 आएगी। इसी तरह अगर कोई भी आपके पास एक रैंडम लॉग है, लॉगरिथमिक फंक्शन है, उसके अंदर यहाँ पे भी बी लिखा हुआ है और अंदर भी बी लिखा हुआ है, वही उसी तरह के रूल को एक्सप्लेन कर रहा हूँ दोबारा से कि ये दोनों सेम है। तो बेस की क्या पावर होगी कि ये वापस यहाँ पे मुझे यही नंबर देगा? ऑब्वियसली बेस की पावर 1 होगी, तभी आपके पास जो ये नंबर आएगा। तो अगर लॉग बेस 2 के साथ यहाँ 2 है तो 1 होगा, यहाँ पे 20, यहाँ 20 तो 1 होगा, यहाँ 1000 है, यहाँ 1000 है तो यहाँ 1 होगा, ठीक है। इसीलिए एल एन ई को भी हम 1 ही करते हैं। लास्ट रूल, बेस 10 वाला जो लॉग है, इसको हम लॉग बेस 10 की और फिर एक्स लिखने के बजाय हम इसे सिंपली एल जी लिख देते हैं। एल जी अगर लिखा हुआ लॉग के बजाय तो समझ लो ऑटोमेटिकली कि बेस 10 ही यूज हो रही है, ठीक है। और इसका मतलब कि एल जी 10 जो है वो हमेशा 1 देगा आपको, जैसे एल एन ई आपको 1 देता है। ये लॉग के रूल्स है। अब हम लॉग की इक्वेशंस के ऊपर, लॉग की इक्वेशंस जो है उनको रीअरेंज करना सीखेंगे, और जिस तरह हमने एनालिसिस किया था पिछले पार्ट में, पिछले पेपर के अंदर एनालिसिस किया था, और हमने कहा था कि हम वाई एक्सिस पे क्या प्लॉट करेंगे, एक्स एक्सिस पे क्या प्लॉट करेंगे, और वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में इक्वेशन को लेकर आए थे ताकि स्ट्रेट लाइन ग्राफ ऑब्टेन कर सके। और फिर ग्रेडियंट से कांस्टेंट की वैल्यूज या इंटरसेप्ट से कांस्टेंट की वैल्यूज कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं वो हमने बताया था। लेट मी जस्ट रिमाइंड यू कि हमने पिछले क्लास में किस तरह हमने जो है वो आंसर दिया था। बट उससे पहले एक काम करते हैं, आपको ये एग्जांपल्स याद होंगी, ये बुक से, टेक्स्ट बुक से एग्जांपल्स उठाई हुई है। इसके अंदर मैंने पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट ए, सी और ई कर लिया था, डी और ई मैंने नहीं करवाया था। अब मैं चाहता हूँ कि आप पार्ट बी भी करो, और सॉरी, पार्ट बी भी करो आप, और पार्ट डी भी करो। सो आई वांट एवरीवन टू डू पार्ट बी एंड पार्ट डी, एंड टेल मी कि इससे आप y एक्सेस पे क्या प्लॉट करोगे, x एक्सेस पे क्या प्लॉट करोगे। अच्छा, y एक्सेस पे आपको y ही प्लॉट करना है, और x एक्सेस पे यहाँ पे आपको x ही प्लॉट करना है इस एग्जांपल में। तो क्या आप मुझे बता सकते हो यहाँ पे कि क्या क्या कहते हैं, एक्सप्रेशन रीअरेंज होके क्या आएगी, और एक्सप्रेशन रीअरेंज होने के बाद हम y एक्सेस पे क्या प्लॉट करेंगे, x एक्सेस पे क्या प्लॉट करेंगे। एग्जैक्टली y प्लॉट होना जरूरी नहीं है, y का अब यहाँ पे log भी हो सकता है, y की कोई पावर भी हो सकती है, खाली y भी हो सकता है, ठीक है। और फिर ग्रेडियंट से आपको क्या मिलेगा और इंटरसेप्ट से आपको क्या मिलेगा अगर इंटरसेप्ट एग्जिस्ट करता है तो यहाँ पे पार्ट बी जो है वो पहले करो, मुझे बताओ कि कैसे हम इसको रीअरेंज करेंगे इस इक्वेशन को, ताकि हम एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ प्लॉट कर सकें। अब आपको यहाँ पे दोनों साइड पे लॉग्स लगाने पड़ेंगे, ठीक है। चलो पार्ट बी मैं करके दिखाता हूँ, फिर पार्ट ई जो है वो आप करके दिखाना। उसके बाद हमारे पास एक पूरी समरी बन जाएगी कि अगर इस तरह की इक्वेशन है तो ये कर लिया जाए, इस तरह की इक्वेशन है तो ये कर लिया जाए, इस तरह की इक्वेशन है तो ये कर लिया जाए। 3 पॉइंट्स की हम समरी बना लेंगे। पास पेपर वाले क्वेश्चन तुम लोग मुझे करके बताओगे, पहले ये वाले क्वेश्चन जो है मैं आपको करके बताता हूँ। अब पार्ट बी को मैं देख रहा हूँ, मुझे इस इक्वेशन को करना है रीअरेंज, और ऐसी फॉर्म में रीअरेंज करना है कि मैं इसको स्ट्रेट लाइन ग्राफ बना सकूं। अब देखो, अभी अगर मैं y वर्सेस x का ग्राफ प्लॉट करूंगा तो कभी भी मुझे स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं मिलेगा, बिकॉज दिस इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन। सो हाउ डू आई कन्वर्ट दिस इनटू अ फॉर्म वेयर इट रिजेंबल्स y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, एंड देन आई कैन प्लॉट सम क्या कहते हैं, सम फॉर्म ऑफ y एंड सम फॉर्म ऑफ x ऑन द x एक्सिस एंड y एक्सिस रिस्पेक्टिवली। सो करूंगा क्या कि मैं इस इक्वेशन को पहले लिख लेता हूँ एज इट इज, और उसके फिर दोनों साइड पे लोगैरिथम्स अप्लाई कर देता हूँ। तो हम कौन सा पार्ट कर रहे हैं, पार्ट बी कर रहे हैं, राइट। पार्ट बी देख लेते हैं। y इज इक्वल्स टू सी एक्स की पावर क्यू, यही क्वेश्चन थी, ओके। अब आपका इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है और डिपेंडेंट वेरिएबल वो कौन कौन से हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल वैसे तो आप क्वेश्चन से रिकॉग्नाइज करोगे, यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है और डिपेंडेंट वेरिएबल आपका y है। सो इसको किसी ना किसी फॉर्म में y एक्सिस पे जाना जरूरी है, इसको किसी ना किसी फॉर्म में x एक्सिस पे जाना जरूरी है। तो क्या करेंगे, आप दोनों साइड पे लॉग्स लगा लेंगे। आप यहाँ पे लिखो लॉग, भी आप कौन सा वाला लगाओ, एल जी वाला लगा लो, बेस 10 वाला लॉग लगाओ। आपको कोई जरूरत नहीं है कि आप कोई रैंडम बेस वाला लॉग लगाओ, आप एल जी लिखो। एल जी का मतलब है कि बेस 10 वाला लॉग ही लग रहा है। तो हम यूजुअली बेस 10 वाला लॉग यूज कर रहे होते हैं या बेस ई वाला लॉग यूज कर रहे होते हैं। एलएन भी यूज कर सकते हैं, लेकिन यूजुअली इट इज रिकमेंडेड दैट यू यूज द नेचुरल लॉग जब यहाँ पे ई वाला जो है वो नंबर आ रहा हो, ठीक है, क्योंकि उससे फिर फायदा होता है कि वो 1 हो जाता है एनीवेज। तो यहाँ पे लॉग लगाया और ब्रैकेट के अंदर आ गया y, और यहाँ पे भी लॉग लगाया, और यहाँ पे पूरी चीज
ब्रैकेट के अंदर आ गई। अब ये q को मैंने ब्रैकेट के बाहर नहीं रखा, क्योंकि q जो है वो सिर्फ x की पावर है, c की पावर नहीं है। अब दोनों साइड पे मैंने बेस 10 वाला लॉग लगा लिया। अब मुझे ये क्या करना है कि इसको प्रोडक्ट रूल से ओपन करना है। अब प्रोडक्ट रूल देखो, c और x मल्टीप्लाई हो रहे हैं, क्या पढ़ा था हमने प्रोडक्ट रूल में? लेफ्ट साइड तो एज इट इज रहेगी। एनीवन हु कैन टेल मी कि यहाँ पे प्रोडक्ट रूल कैसे लगेगा? याद है जब a इंटू बी हो रहा था तो हमने इसको कैसे लिख दिया था? log a प्लस log b। तो क्या मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ? log c प्लस log x टू द पावर q। अब मैं अभी बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ, बट वंस इट्स ऑन योर फिंगर टिप्स देन यू कैन जस्ट स्किप द स्टेप्स एंड गो टू द फाइनल वर्जन। बट अभी हम इसको स्टेप बाय स्टेप करते हैं। अब देखो, अभी भी इसको आप फर्दर रीअरेंज करो। ये तो आपका समझ लो कि ये तो ऑलरेडी डिसाइड हो गया कि यार ये वाई एक्सिस पे ही जाएगा। एल जी वाई जो है वो आप वाई एक्सिस पे प्लॉट कर लोगे, ठीक है, ये आपका वाई बन गया एक तरह से। लेकिन ये जो सी है ये तो आपका कांस्टेंट है, ये पहले नहीं होना चाहिए। जनरल फॉर्म अपने जहन में रखा करो, बैक ऑफ द माइंड में हमेशा क्या रखा करो? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी को हमेशा बैक ऑफ द माइंड में रखा करो। तो हमें पता है कि ये जो x वाला टर्म होता है ये हमेशा पहले आना चाहिए। ये x वाला टर्म जो है इसको यहाँ रखना चाहिए और इस टर्म को यहाँ रखना चाहिए, सही है। तो मैं इसको ऐसे ही लिखूंगा कि x वाला टर्म पहले लिख लूँ। साथ साथ एक एक और काम भी करूंगा। पावर रूल हमने पढ़ा था कि अगर पावर यहाँ पे हो तो ये नीचे इधर आ जाती है, राइट? पावर यहाँ पे आ जाती है। तो व्हाट कैन आई डू ओवर हियर? मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ? मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, q log x प्लस log बेस 10 वाला c। अब ये इक्वेशन ऐसी फॉर्म में आ गई कि y इज इक्वल टू mx प्लस c से इजीली कंपेयर हो सकती है। सो देखो जरा अब इसको और से, एल जी एक्स और एल जी वाई का डिसाइड हो गया है। ये एल जी एक्स जो है वो आपके एक्स एक्सिस पे प्लॉट हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? मतलब ये जो y था आपका वो था आपका एल जी वाई, जो x था आपका वो आपका एल जी एक्स बन गया। मतलब आपको log x वर्सेस log y का ग्राफ प्लॉट करना है। क्या करना है? जो आपने ग्राफ प्लॉट करना है उसके यहाँ पे आएगा एल जी वाई और यहाँ पे आएगा एल जी एक्स। तो आपने ग्राफ के अंदर और टेबल के अंदर जो वैल्यूज नोट डाउन करनी है, अगर इफ यू वांट टू ऑब्टेन अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ देन यू कैन नॉट जस्ट प्लॉट y वर्सेस x, यू हैव टू प्लॉट log y versus log x or lgy versus lgx, and then obviously it will be a straight line and it will not pass through 0, 0 because you can see कि आपका यहाँ पे इंटरसेप्ट भी आ रहा है। ये जो है ये आपका इंटरसेप्ट है। ये जो कह लो कि आपका जो इंटरसेप्ट है वो बिल्कुल एल जी सी के बराबर आया। मतलब मेरा जो ग्राफ के ऊपर ये वाला पॉइंट है, दिस वाई इंटरसेप्ट, इसकी वैल्यू एल जी सी के इक्वल होगी, ठीक है। तो इंटरसेप्ट से मैं अपने ग्राफ के इंटरसेप्ट से सी की वैल्यू फिगर आउट कर सकता हूँ, क्योंकि जो भी मेरी इंटरसेप्ट की वैल्यू आएगी, यहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ है, जो भी वैल्यू यहाँ पे होगी, राइट, इसको मैं इक्वल टू एल जी सी रखूंगा और फिर उसके बाद सी की वैल्यू इक्वेशन को रीअरेंज करके फिगर आउट करूंगा, ठीक है। अच्छा, और अब ये जो x के साथ x वाला जो फंक्शन होता है उसके साथ जो पार्ट मल्टीप्लाई हो रहा होता है m, वो आपका होता है ग्रेडियंट, और वो आपको नजर आ रहा है यहाँ पे, ये आपके m के बराबर हो गया एसेंशियली। ये जो आपका q है ये डायरेक्टली ग्रेडियंट के बराबर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस ग्राफ का अगर आप ग्रेडियंट निकालोगे तो ग्रेडियंट जो है वो डायरेक्टली किस चीज के इक्वल होगा? ग्रेडियंट से आपको कांस्टेंट q की वैल्यू भी मिल जाएगी। होपफुली समझ में आया होगा। एक दफा आराम से स्टेप बाय स्टेप इसको देख लो। आई एम जस्ट गोना वेट फॉर अ मिनट सो यू कैन सी व्हाट स्टेप्स आई हैव टेकन। इक्वेशन को रीअरेंज किया और y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में लेकर आया। उससे डिसाइड हो गया कि y एक्सेस पे क्या प्लॉट होगा, x एक्सेस पे क्या प्लॉट होगा एग्जैक्टली। कभी कभार आपने देखा कि क्वेश्चन में ही लिखा हुआ होता है y x एक्सेस का किसी एक का तो बता ही दिया होता है कि कौन सा ग्राफ प्लॉट करना है। फिर आपका मेन काम ये होता है कि ग्रेडियंट से कौन सा कांस्टेंट फिगर आउट हो सकता है वो निकालो, और इंटरसेप्ट से अगर कोई कांस्टेंट फिगर आउट हो सकता है तो वो कैसे होगा ये बता दो, ठीक है। अब यहाँ पे ग्रेडियंट से क्यू डायरेक्टली निकल सकता है, तो वो आप अपने क्वेश्चन में जब आप बताओगे कि भाई क्यू को कैसे फिगर आउट करना है, तो आप ग्रेडियंट को नहीं सब्जेक्ट बनाओगे, आप क्यू को सब्जेक्ट बनाओगे। तो आप कहोगे यार कि क्यू कैसे फाइंड आउट होगा?
Q विल बी इक्वल टू ग्रेडियंट, सिंपल। लेकिन अगर आप इंटरसेप्ट का बताओगे तो आप ये नहीं लिखोगे कि यार y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू LGC, नहीं, आपने ये नहीं लिखना। आपने ये बताना है कि ये C कैसे सब्जेक्ट बनेगा, C को क्या कहते हैं सब्जेक्ट बना के इक्वेशन की रीअरेंज फॉर्म जो है वो अपने आंसर में लिखो। अब आप लोग ऑलरेडी लॉग्स के रूल्स पढ़ चुके हो और आपने देखा हुआ है कि इस इक्वेशन के अंदर C को कैसे सब्जेक्ट बनाया जा सकता है। अगर याद नहीं आ रहा तो लेट मी जस्ट गिव यू अ वेरी स्मॉल रिमाइंडर। ये देखो, यहाँ पे ये रीजनरल फॉर्म ये येलो में लिखी हुई है, आपके पास इस फॉर्म में लिखी हुई है एक्सप्रेशन, आपके पास लिखा हुआ है LG, मतलब इसका मतलब बेस 10 है। यहाँ पे अंदर क्या लिखा हुआ है आपके पास C, और इक्वल टू क्या लिखा हुआ है y इंटरसेप्ट। इसको आपने रीअरेंज करना है इस फॉर्म में। तो बेस आपकी 10 है, इसका मतलब आप यहाँ पे लिखोगे 10, आप यहाँ पे लिखोगे 10। ये जो पावर है ये y इंटरसेप्ट है, तो x की जगह पे आ जाएगा 10 टू द पावर y इंटरसेप्ट, और a की जगह आपके पास लिखा हुआ है C, तो आप लिख दोगे इक्वल टू C। देखो अब दोबारा जाके यहाँ पे आप क्या करोगे, आपको पता है इसकी बेस 10 होती है, राइट, यू नो कि इसकी बेस 10 होती है, तो आप क्या लिखोगे, बेस 10 टू द पावर y इंटरसेप्ट, और ये बन गया इक्वल टू C। नाउ यू हैव डायरेक्टली स्टेटेड कि मैं C की वैल्यू कैसे फिगर आउट करूंगा अपने y इंटरसेप्ट से। तो आप ये मत लिखना, आप अपने क्वेश्चन में ये लिखना, ठीक है। या बिल्कुल ऐसे बेशक अपनी वर्किंग दिखा देना, लेकिन उन्हें ये चीज चाहिए, उन्हें इस चीज में इंटरेस्ट है कि C की वैल्यू बस हमें एक स्टेप में बताओ कैसे कैलकुलेटर में डाल के हम निकाल सकते हैं। सो आपके ग्राफ की जो भी y इंटरसेप्ट की वैल्यू आएगी वो यहाँ आप यहाँ प्लग करोगे, 10 की पावर में लगाओगे और आपको C की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। ग्रेडियंट के अंदर तो आपको कुछ भी नहीं करना, जो जो भी ग्रेडियंट की वैल्यू है वो सिंपली Q की वैल्यू है। ओके, सो वी विल डू वन मोर एग्जांपल एंड देन वी विल डू एग्जांपल्स फ्रॉम पास्ट पेपर्स, एंड देन हम पूरा जिस तरह स्टेटमेंट लिख रहे थे एनालिसिस ऑफ डाटा का, हम उस तरह लिखने की फर्दर प्रैक्टिस करेंगे, बट दिस टाइम टुडे विद लॉगरिथमिक इक्वेशंस। तो अभी हमने ये वाली इक्वेशंस तो हम पहले ही कर चुके हैं, ये वाली अभी हमने देखी, ठीक है। उसमें वो कह रहे हैं कि आप नेचुरल लॉग भी लगा सकते हो और LG वाला भी लगा सकते हो। आई वुड सजेस्ट कि LG ही लगाओ, वैसे E भी लगा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम इस टाइप की इक्वेशंस देखते हैं, ठीक है। तो आप डी को देखो, पार्ट डी को। अब पार्ट डी भी एक एक्सपोनेंशियल इक्वेशन ही है, y इज इक्वल टू y नॉट e की पावर के एक्स, बिल्कुल उसी टाइप की इक्वेशन है जैसे आपने न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ी है या डिस्चार्ज ऑफ कैपेसिटेंस में पढ़ी है, ठीक है। फर्क सिर्फ ये है कि वहाँ पावर नेगेटिव होती थी, यहाँ पावर पॉजिटिव है। सो नाउ हाउ वुड यू प्लॉट द ग्राफ ऑफ y वर्सेस x, और some form of y and some form of x, so that you can obtain a straight line graph and you can obtain the value for y naught and k। y naught और k जो है वो कांस्टेंट्स है, e कोई कांस्टेंट नहीं है, e की एक फिक्स्ड वैल्यू होती है, e इज अ कांस्टेंट नंबर, जैसे पाई एक होता है, पाई एक नंबर होता है, e भी इसी तरह एक नंबर है। सो आपको उसे फाइंड नहीं करना होता, उसकी वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग होती है, वो ऑलरेडी नोन है। सो y इज इक्वल टू y नॉट e की पावर के एक्स, इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे। सो पार्ट डी, लास्ट एग्जांपल हम यहाँ से करते हैं, फिर पास से पढ़ के एग्जांपल्स देखते हैं। सो पार्ट डी क्या है, y इज इक्वल टू y नॉट e टू द पावर के एक्स। अब क्योंकि e आपको नजर आ रहा है तो आप दोनों साइड पे नेचुरल लॉग लगाओ, ln लगाओ, तो यहाँ पे हो जाएगा ln y और यहाँ पे हो जाएगा ln, अब पूरी चीज पे लगाओ स्टेप बाय स्टेप करके, y नॉट e टू द पावर के एक्स। अब आपको पता है लेफ्ट साइड पे तो ln y को एज इट इज रखते हैं, कोई जरूरत नहीं है वहां पे कुछ चेंजेस करने की। राइट साइड पे प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, मतलब दिस विल बिकम ln। अच्छा, मैं इसको पहले लिखूंगा क्योंकि मुझे पता है ये x वाला टर्म है, तो इसको पहले लिख लेता हूँ। y नॉट लिख लो प्लस e लिख लो, या e प्लस y नॉट लिख लो, एक ही बात है, राइट। तो यहाँ पे e टू द पावर के एक्स पहले लिख लेता हूँ, प्लस ln y नॉट बाद में लिख लेता हूँ। ये मैंने कौन सा रूल लगाया, प्रोडक्ट रूल लगाया। अब मैं पावर रूल अप्लाई करता हूँ और ये जो पावर्स हैं इनको यहाँ लिख लूंगा, ठीक है। तो अगला स्टेप क्या हो जाएगा, k इंटू एक्स, k मल्टीप्लाइड बाय x, फिर उसके बाद आ जाएगा e ln e, राइट, प्लस ln y नॉट, और यहाँ पे आ जाएगा ln y। नाउ इज देयर अ स्टेप फर्दर दैट वी कैन गो, ये फर्दर रीअरेंज हो सकती है इक्वेशन, फर्दर सिंप्लीफाई हो सकती है। एक रूल आपने ये पढ़ा कि ln e जो होता है वो क्या होता है हमेशा,
1 होता है, तो ln e तो 1 बन जाएगा, क्योंकि ln की बेस ही e होती है। तो ln e अगर 1 हो जाएगा तो kx के साथ 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैं सिर्फ kx ही लिख सकता हूँ। मतलब मैं यहाँ पर सिंपली लिख सकता हूँ k मल्टीप्लाई बाय x, प्लस यहाँ पे लिख दिया ln y नॉट, क्योंकि ln e तो 1 है, तो 1 को तो मुझे लिखने की जरूरत नहीं है मल्टीप्लिकेशन में। Now I have the full picture. Now this compare this with y is equals to mx plus c. So what are you plotting on the y-axis? ये आपका y-axis पे plot हो जाएगा. What are you plotting on the x-axis? Simply x. Simply x plot करेंगे. ln x या x का स्क्वायर या x का अंडर रूट कुछ भी प्लॉट नहीं करेंगे. ये आपका हो गया ग्रेडियंट और ये हो गया आपका इंटरसेप्ट. So this is what the graph should look like. यहाँ पे क्या आ जाएगा? ln y और यहाँ पे क्या आ जाएगा? सिंपली x. ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन बनेगा, लेकिन 0,0 से पास नहीं करेगा. ग्राफ के अंदर जो इंटरसेप्ट है वो आपका ln y नॉट के बराबर है, और जो ग्रेडियंट है आपका ग्रेडियंट आपको डायरेक्टली k दे देगा. ओके, अच्छा. अब आप बता सकते हो कि आप k कैसे निकालोगे. आप बोलोगे भाई मैं k जो है वो ग्रेडियंट से निकाल लूंगा. k कैन बी फाउंड फ्रॉम द ग्रेडियंट, k इज इक्वल्स टू ग्रेडियंट. और आप ये बताओगे कि y नॉट कैसे आएगा. अब यहाँ पे लिखा हुआ है ln y नॉट इज इक्वल्स टू y इंटरसेप्ट, राइट. आप बताओ क्या कहते हैं y नॉट कैसे निकालोगे. आपको पता है कि आपको इसको लिखने के लिए e टू द पावर यहाँ पे y इंटरसेप्ट लिखना चाहिए. क्या किया है, इसको लॉग्स के रूल्स के थ्रू ही एक्सपोनेंशियल फॉर्म में मैंने रीअरेंज कर दिया, क्योंकि यहाँ पे बेस होती है मेरे पास e, इसकी बेस e होती है, तो ये e की पावर y इंटरसेप्ट बन गया और उससे मैं y नॉट निकाल लूंगा. इज दैट क्लियर? सो व्हेन यू फाइंड द y इंटरसेप्ट, आपने y इंटरसेप्ट को यहाँ प्लग करना है e की पावर में, और आपके पास y नॉट की वैल्यू आ जाएगी. ठीक है बेटा. तो अब हमने लॉग्स वाली इक्वेशन को भी रीअरेंज करना सीख लिया, और हमारे पास एक समरी बन गई है कि अगर आपके पास ऐसी इक्वेशन होगी, अब ये जनरल फॉर्म्स लिखी हुई इक्वेशन की, इस फॉर्म की इक्वेशन होगी तो उसका ग्राफ ये प्लॉट होगा, उसका ग्रेडियंट ये होगा, उसका इंटरसेप्ट ये होगा. उसके बाद अगर इस फॉर्म की इक्वेशन होगी तो आप उसे इन फॉर्म्स में रीअरेंज कर लें. यू कैन प्लॉट अ ग्राफ ऑफ ln y against x or lg y against lg x. Gradient will be n and intercept will be ln a or lga. और अगर इस फॉर्म में इक्वेशन होगी तो इस तरह का ग्राफ प्लॉट कर लें, बिकॉज द इक्वेशन विल लुक लाइक दिस एंड द इंटरसेप्ट एंड द ग्रेडियंट विल बी लाइक दिस. ठीक है, तो ये आपके पास पूरी समरी है. जनरल फॉर्म है. जनरल फॉर्म को याद करना आई वुडंट रिकमेंड आपको, क्योंकि लॉग्स को रीअरेंज करना आता है. लॉग्स के रूल्स पता चल गए हैं, बिल्कुल बेसिक्स पता चल चुकी हैं, तो आपको इजीली किसी भी फॉर्म की इक्वेशन को रीअरेंज खुद से करना आना चाहिए, और उसको आप सही फॉर्म में लाके बता सकते हो कि आप क्या कर रहे हो. कौन सा वाला लास्ट स्टेप कह रही हो? इंटरसेप्ट वाला. इंटरसेप्ट वाला स्टेप कह रही हो आप कि मैंने ग्राफ के इंटरसेप्ट को यूज करके एल जी वाई नॉट की वैल्यू कैसे निकाली. बेटा देखो, सिंपल सी बात है. ये देखो, ये एक इक्वेशन लिखी हुई है समीन. 7 की पावर x इज इक्वल टू 16807, राइट. कैन आई आस्क यू कि x की वैल्यू क्या होगी? x 7 की क्या पावर होनी चाहिए कि मेरे पास आंसर है 16807. अब आप कैलकुलेटर में ट्राई करो. 7 की पावर 1 क्या होता है? कुछ नहीं नहीं. 7 की पावर 1 7 होता है. 7 की पावर 2 क्या होता है? 149 क्या होता है? 7 की पावर 3 क्या होती है? आपको नहीं याद. 7 की पावर 4 क्या होती है? आपने चेक किया क्या आ रहा है? 7 की पावर 5 क्या होती है? आपको पता लगा भाई 7 की पावर 5 से ही आंसर आ रहा है. लेकिन ये तो कोई तरीका नहीं है ना आंसर ढूंढने का. तरीका ढूंढने का आंसर का ये है कि आप इस एक्सप्रेशन को लोगैरिथमिक इक्वेशन के फॉर्म में लिखो और अपने कैलकुलेटर में डालो. लोगैरिथमिक फंक्शन यूज करो. तो आप लिखते हो लॉग, और फिर ये बेस जो होती है लॉग की, उसे आप लिखते हो बेस 7, और फिर आप वहां पे वो नंबर जो बेस की कोई भी पावर डालना चाहते हैं वो डालोगे, और फिर आप इक्वल टू का बटन दबाता हो कैलकुलेटर में. तो आपका कैलकुलेटर आपको बताता है कि ओके जो पावर है 7 की क्या होनी चाहिए जिससे 16807 आए. तो आपने कैलकुलेटर से चेक करोगे तो आपका कैलकुलेटर आपको बताएगा पावर 5 होनी चाहिए. नाउ यू कैन ऑब्वियसली रीचेक दिस अगेन कि अच्छा 7 की पावर 5 डालने से 16807 आता है.
तो हम बेसिकली वी शुड बी एबल टू डू व्हाट, यू शुड बी एबल टू रीअरेंज बिटवीन दिस फॉर्म एंड दिस फॉर्म, ठीक है। ये चीज आपको रीअरेंज करनी आनी चाहिए, और इसकी मैंने जनरल फॉर्म यहाँ पे लिख दी है कि अगर इक्वेशन लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखी हुई है तो उसको इस फॉर्म में, और अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखी हुई है तो उसको लॉगरिथमिक फॉर्म में रीअरेंज करना आना चाहिए, ठीक है। अब मैं ये सजेस्ट करूंगा कि एक दफ़ा सुकून से पिछले लेक्चर की रिकॉर्डिंग देखना, ठीक है, और उसके अंदर मैंने ये क्योंकि डिटेल में आराम से एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप वहाँ से उसको दोबारा रिपीटेडली देख के आराम से समझ जाओगे। और उसके अंदर फिर फर्दर आगे इस बात को जाके समझना कि अगर बेस नेचुरल लॉग हो या एल वाला लॉग हो, खाली एल एन लिखा हो या एल लिखा हो, तो एल एन का मतलब होता है कि बेस ई है और एल का मतलब है बेस 10 है। नाउ वी विल डू सम ऑफ दीज एग्जाम्पल्स जहाँ पे लोगैरिथम्स जो है वो अप्लाई होंगे, और उसके अंदर जो है वो हम अपना एनालिसिस लिख सकते हैं, डेटा का जो एनालिसिस है उसका हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि पास पेपर्स पे ही जाते हैं और वहीं से जाके ये काम करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद सम ऑफ द क्वेश्चंस, वेट फॉर अ मिनट। शुरू से ऊपर से ही देखता हूँ, जो जो लोगैरिथम्स वाले आते जाते हैं इसको उनको हम करते जाएंगे, ठीक है। जो भी लोगैरिथम वाली आप आएगा क्वेश्चन, मैं आपको वहाँ पे एनालिसिस ऑफ डेटा करवा दूंगा। अभी ये वाले हम कर चुके हैं सारे, जिसके अंदर आपको लोगैरिथम्स की यहाँ पे भी जरूरत नहीं थी, यहाँ पे भी नहीं थी, पहले 3 पास पेपर्स हमने देखे थे, right? Then we saw this one, even here the logarithms were not needed, this was the 4th past papers। ये वाला 5th पास पेपर है, इसमें भी लोगारिथम की कोई जरूरत नहीं है, तो हमने इसको फिर स्किप कर दिया था। अब ये वाला एक क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन को भी समझो। अब आप जब खुद से करने बैठोगे इसको, तो आप इसमें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल और फिर जाहिर सी बात है मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन भी सब कुछ करोगे। अभी हमारा आज की क्लास का अगेन फोकस सिर्फ मेथड ऑफ डेटा एनालिसिस पे है कि इक्वेशन को कैसे यूज करके किस चीज़ का ग्राफ प्लॉट करना है। तो हम एक काम करते हैं, इसी क्वेश्चन के अंदर हम 2 काम कर लेते हैं जो हमने पिछली 2 क्लासेस में पढ़े, कि हम डिफाइनिंग द प्रॉब्लम वाला पार्ट भी कर लेते हैं, विच बेसिकली मीन्स कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल और कांस्टेंट क्या चीज रखनी है उसको रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, और फिर इसी इक्वेशन का मेथड ऑफ डेटा एनालिसिस भी कर लेते हैं, विच मीन्स के कौन सा ग्राफ प्लॉट करना है, व्हाट वुड बी द शेप ऑफ द ग्राफ इफ द रिलेशनशिप इज वैलिड, एंड देन हाउ डू यू यूज द ग्रेडियंट एंड द इंटरसेप्ट टू फाइंड आउट द अननोन कॉन्स्टेंट्स जो कि क्वेश्चन में रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो आओ आराम से पढ़ो क्वेश्चन को, और फिर उसके बाद देखो कि क्या करना है, खुद ही रीड करो पहले पूरा क्वेश्चन शुरू से एंड तक, फिर हमने यही काम करना है। अपने पास अब एक नोटबुक निकाल लो, क्वेश्चन पढ़ो अपने, बनाते जाओ साथ साथ लिखते जाओ पूरी चीज, ठीक है, और फिर उसके बाद प्रैक्टिस करो साथ इसको करने की। सो इज इन्वेस्टिगेटिंग हाउ द इंटेंसिटी ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड फ्रॉम अ वॉल वेरीज विद द थिकनेस ऑफ द फॉर्म। अब जनरली हमें आइडिया है कि जितनी ज्यादा फॉर्म की थिकनेस वो बढ़ाता जाएगा, इंटेंसिटी ऑफ रिफ्लेक्शन कम होती जाएगी, राइट। It is suggested that the intensity is related to thickness by the relationship I is equals to I naught e to the power minus alpha into rho into t, ठीक है। उसमें बताया हुआ कि आई नॉट जो है वो इंटेंसिटी ऑफ द साउंड बिफोर रिफ्लेक्शन है, सो दैट विल बी अ कांस्टेंट आई गेस, डेंसिटी ऑफ द फॉर्म दैट वुड बी अ कांस्टेंट, एंड अल्फा इज अ कांस्टेंट, एक अल्फा एक ऐसा कांस्टेंट है जिसका हमें नाम वाम नहीं पता ना उसकी वैल्यू पता है। डिजाइन अ लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट द रिलेशनशिप बिटवीन, अब देखो आप कैसे अपनी रिक्वायरमेंट्स क्वेश्चन की फिगर आउट कर सकते हो। टेस्ट द रिलेशनशिप बिटवीन आई एंड टी, सो नाउ यू आर बेसिकली गिवन द डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन दिस स्टेटमेंट, इसको मैंने हाईलाइट कर दिया। क्या इसमें पता चल रहा है, डिपेंडेंट क्या है और इंडिपेंडेंट क्या है। सो आई और टी में से डिपेंडेंट कौन सा और इंडिपेंडेंट कौन सा है। थिकनेस चेंज करने से रिफ्लेक्शन की इंटेंसिटी में फर्क पड़ता है, या रिफ्लेक्शन की इंटेंसिटी चेंज करने से थिकनेस पे फर्क पड़ता है। Obviously, it is I that depends on T. The thicker the form will be, the less the reflection of intensity will be. So that is what we are going to write. ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कि T or the thickness is the independent variable. T इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, या प्रॉपर सेंटेंसेस की फॉर्म में अपने आंसर में लिखा करोगे। बट आप ना एक टेम्प आपके पास एक ब्लैंक पेज होगा, ठीक है, पीछे वाली साइड पे जाओगे पेज के तो एक ब्लैंक पेज होगा, जैसे अगर आप पेपर के बिल्कुल एंड पे चले जाओ, ये होता है यूजुअली ब्लैंक पेज होता है, कहीं शुरू में ब्लैंक पेज होता है, एंड पे ब्लैंक पेज होता है। खैर कहीं पे इस जगह पे
यहाँ पे अपने कुछ नोट टेकिंग कर लेना, ठीक है, थोड़ा सा रफली पेंसिल से या कहीं पे भी पहले ये चीजें अपने एक टेम्पलेट बना लेना। फिर उसके बाद जो है ना वो एक सेंटेंस की फॉर्म में, जैसे आप ऐसे लिखते हो ना, ऐसे को प्लान करते हो, फिर ऐसे एकदम लाइन से लिखना शुरू करते हो। अच्छा, टी इंडिपेंडेंट है ये बता दिया, और आई जो है वो टी पे डिपेंडेंट है। कांस्टेंट क्या रखना चाहिए, व्हाट शुड बी द कंट्रोल वेरिएबल्स। वेरिएबल्स कौन कौन से कंट्रोल करने चाहिए यहाँ पे, बिल्कुल ऑब्वियस वाले जो उन्होंने पहले से बता दिए वो आपको नहीं बताने, आपने बताना है वो चीज जो कि वाकई में कांस्टेंट रखनी पड़ेगी। ऐसे कोई चीज नहीं बता देनी जो उन्होंने खुद ही आपको जो है वो बता दी। तो टी तो आप चेंज करेंगे, टी कैन नॉट बी द कांस्टेंट वेरिएबल। अब इस इक्वेशन को देखो, इक्वेशन में बहुत सारे वेरिएबल्स और आ रहे हैं। सो वॉल की विड्थ से यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि साउंड वॉल को जाके तो हिट ही नहीं कर रहा बेटा, वॉल साउंड तो फोम को जाके हिट कर रहा है। तो एक तरह से वॉल की विड्थ से इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इक्वेशन के अंदर जो वेरिएबल्स हैं उनको चेक करो। अगेन, जो वॉल है समीन, वॉल इज नॉट रियली अ फैक्टर ओवर हियर, बिकॉज द साउंड नेवर टच गोज टू द वॉल। साउंड तो फॉर्म से रिफ्लेक्ट हो रहे हैं ना, तो वॉल को भूल जाओ। आप सिर्फ ये सम इक्वेशन के अंदर फर्दर वेरिएबल्स के देखो। सबसे पहले यू शुड लुक फॉर द अदर वेरिएबल्स इन द इक्वेशन। तो इस इक्वेशन में और कौन कौन से वेरिएबल है जो आप कांस्टेंट रख सकते हो। क्या आपको साउंड की जो इनिशियल इंटेंसिटी है, जो साउंड आ रहा है, द इंसिडेंट साउंड, उसकी इंटेंसिटी हर बार चेंज करनी चाहिए, और शुड यू कीप इट कांस्टेंट। नाउ थिंक अबाउट इट। क्योंकि आप रिफ्लेक्टेड इंटेंसिटी मेजर कर रहे हो, ठीक है, लेकिन आप रिफ्लेक्टेड इंटेंसिटी का रिलेशनशिप मेजर कर रहे हो किस चीज के साथ, थिकनेस के साथ। आप रिफ्लेक्टेड इंटेंसिटी आई नॉट की वजह से भी चेंज होगी या नहीं होगी। मैंने आपको तरीका क्या बताया था सोचने का, मैंने कहा था थिंक अबाउट योर डिपेंडेंट वेरिएबल, और ये डिपेंडेंट वेरिएबल रियलिटी में किन किन चीजों पे डिपेंड करता है। अब डिपेंडेंट वेरिएबल जो आई है मेरा, वो टी पे भी डिपेंड करता है डेफिनेटली, और ये वो रिलेशनशिप है जो मुझे एक्चुअली इन्वेस्टिगेट करना है। तो टी को मैं चेंज करूंगा, टी चेंज होगा, टी को बढ़ाऊंगा या कम करूंगा, और उससे आई भी जो है वो बढ़ेगा या कम होगा। सो टी को तो चेंज करना है, लेकिन क्या आई आई नॉट पे भी डिपेंड करता है या नहीं, करता है ना। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मैं यहाँ पे बता सकता हूँ कि यार इंटेंसिटी जो आ रही है, इंसिडेंट साउंड की जो इंटेंसिटी है, उसके साथ तो मैं रिलेशनशिप इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहा, लेकिन आई उसकी वजह से भी चेंज हो सकता है। सो आई नीड टू कीप दिस कांस्टेंट। अच्छा मुस्कान, आप कह रही हो कि उन्होंने बता दिया कि ऐसे कांस्टेंट रखेंगे, कहाँ बताया उन्होंने, आई कांट सी इट, कैन यू टेल मी कहाँ पे बताया है। It is suggested that I is the reflection is related to the thickness. I is the I naught. I naught is the intensity of sound before reflection. Density is the D is the density. Alpha is a constant. They don't mention anywhere मुस्कान के I naught को वो constant रख रहे हैं। उन्होंने कहा बस it is the reflection of sound before reflection. It is the intensity of sound before reflection. But they didn't mention कि I naught को constant वो रख रहे हैं। उन्होंने I naught की कोई particular value आपको नहीं दी, ना ही उन्होंने ये बोला है कि हम इसे कांस्टेंट रख रहे हैं। सो यू हैव टू मेंशन कि आई नॉट को कांस्टेंट रखना है, ठीक है, क्लियर है। तो पहला आप कांस्टेंट वेरिएबल आप बता सकते हो कि हाँ यार, एक मिनट, आई गेस स्क्रीन शेयरिंग रुक गई है, गिव मी अ मिनट। ओके, अब आ गई। सो हम यहाँ पे बताएंगे, सॉरी, आई नॉट को कांस्टेंट रखो। आपने साउंड की जो इंसिडेंट साउंड है उसकी इंटेंसिटी को चेंज नहीं करना, उसकी लाउडनेस सेम होनी चाहिए, ठीक है। यू कैन ऑल्सो मेंशन बेसिकली कि जो सोर्स ऑफ साउंड है, अब ये बात उसी से रिलेटेड है, बट ये जो सोर्स ऑफ साउंड है, राइट, ये जो स्पीकर रखा हुआ होगा जहां से साउंड आप प्ले कर रहे होगे, एक तो उसकी लाउडनेस सेम रखी जाएगी, बट उस स्पीकर का यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो भी सेम रहना चाहिए। Now this could be a point that you could mention, and you can then this will be counted as part of additional detail. Constants में मैंने कहा था आपको जितने जहन में आ रहे हैं आप लिखो, ऑब्वियस वाले छोड़ के जितने जहन में आ रहे हैं लिखो, और उससे ये होगा कि अगर कोई ऐसी बात होगी जो कि चलो मेन वाले सेक्शन का मार्क्स नहीं बनता है, तो उससे आपका एडिशनल डिटेल में फिर भी मार्क्स ऐड हो जाएंगे। स्क्रीन शेयरिंग के साथ क्या मसला हो रहा है, एक मिनट दो प्लीज। ओके, तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो सोर्स जहाँ पे आपकी रखी हुई है, सोर्स ऑफ साउंड, उसका जो डिस्टेंस है फॉर्म से वो कांस्टेंट रखें, ये भी आप बता सकते हैं। एंड देन दिस कुड माइट बी एडेड एज पार्ट ऑफ द एडिशनल डिटेल, ऑल्दो इससे ही रिलेटेड है।
लेकिन ये मैं लिख देते हैं, डिस्टेंस ऑफ साउंड सोर्स फ्रॉम फोम, इसको भी कांस्टेंट रखें। और कोई चीज कांस्टेंट रख सकते हैं, डेंसिटी ऑफ द फोम। अब आपने सेम फॉर्म यूज करना है बार बार, ऑल्दो फॉर्म की थिकनेस बढ़ा ही जाएगी, लेकिन जो फॉर्म का मटेरियल है वो चेंज नहीं होना चाहिए। आपको फोम की थिकनेस बढ़ानी है या कम करनी है। सो आइडियली यू कैन डू वन थिंग कि आप बहुत सारे डिफरेंट फॉर्म्स लेकर आ सकते हो एक ही मटेरियल के अलग अलग थिकनेस के, या फिर आप ये कर सकते हो कि आप एक बहुत थिक फॉर्म से स्टार्ट करो और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको कट करते जाओ। तो उसको यहाँ पे आपने पहले थिक फॉर्म लगाया, फिर ये वाला पार्ट काट के निकाल दिया, अब कम थिकनेस बच गई, फिर काट के निकाल दिया, बट नेवरदलेस मेंशन करो कि ये जो डेंसिटी है ये सेम रहनी चाहिए। तो हाउ वुड यू कीप दिस कांस्टेंट, यू कैन आइदर से कि डेंसिटी ऑफ द फॉर्म सेम रहनी चाहिए, या आप ये कहो कि फॉर्म जो भी यूज करेंगे हर ट्रायल हर रीडिंग के लिए जो फॉर्म है वो सेम मटेरियल का यूज होना चाहिए। अगेन अगर ये बात मार्किंग स्कीम में नहीं लिखी हुई है और आपको इसके मार्क्स नहीं मिलते तो कोई मसला नहीं, आपके मार्क्स कटेंगे नहीं। लेकिन अगर आप एक एक्स्ट्रा बात लिख रहे हो और वो एडिशनल डिटेल का पार्ट है तो उसके आपको वो वाले मार्क्स मिल जाएंगे। तो यू कैन ऑल्सो से डेंसिटी ऑफ फॉर्म, या फॉर्म का जो मटेरियल है वो सेम रहना चाहिए थ्रू आउट। तो हमने डिफाइनिंग द प्रॉब्लम वाला पार्ट कर लिया। अब डिफाइनिंग द प्रॉब्लम वाला पार्ट कर लिया है, नाउ वंस आई हैव आइडेंटिफाइड दीज एंड देन आई कैन आल्सो गो ऑन टू द एनालिसिस ऑफ द डेटा पार्ट। अब यहाँ पे आप बताओ इस इक्वेशन को रीअरेंज कैसे करोगे, वाई एक्सिस पे क्या प्लॉट होगा, एक्स एक्सिस पे क्या प्लॉट होगा। और इस क्वेश्चन में उन्होंने ये भी कहा है, उन्होंने आपको ये भी कहा है कि आप इसकी वैल्यू कैसे डिटरमिन करोगे। अब ये एनालिसिस ऑफ डेटा का ही एक छोटा सा स्टेप आ जाएगा। एनालिसिस ऑफ डेटा के अंदर, सॉरी, उन्होंने एनालिसिस ऑफ डेटा में अल्फा की वैल्यू कैसे डिटरमिन करनी ये भी आपने बतानी है। सो डिटरमिन द वैल्यू ऑफ अल्फा, मेक श्योर कि आप अपने आंसर में ये बताओ कि अल्फा जो कांस्टेंट है वो कैसे निकाला जाएगा। अब या तो वो इंटरसेप्ट से आएगा या ग्रेडियंट से आएगा, राइट। तो कैसे आएगा ये बताना है। और उसके बाद आपने ये भी बताना है कि टेस्ट द रिलेशनशिप, यू हैव टू टेस्ट द रिलेशनशिप, मतलब कि ये रिलेशनशिप वैलिड है या नहीं है। तो आपने बताना है कि भाई मेरी ग्राफ की जो शेप होगी वो कैसी होगी, और उसके ऊपर बताना है कि फिर ये जो रिलेशनशिप है वो वैलिड है तो ग्राफ की शेप कैसी होगी। सो हम क्या लिखते थे, मैंने आपको टेम्पलेट दिया हुआ था इसके लिए, पिछली क्लास में हमने क्या किया था, हमने कहा था द रिलेशनशिप इज वैलिड, लेकिन पहले आप बताओ प्लॉट अ ग्राफ ऑफ दिस एंड दैट। सो प्लॉट अ ग्राफ ऑफ, याद रखो अभी हम बीच वाला सेक्शन जो है मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन, वो पूरा उसका लंबा सा पैराग्राफ यहाँ पे आता है और एनालिसिस ऑफ डेटा एंड में लिखा जाता है, लेकिन हम उसको पहले सीख रहे हैं। सो प्लॉट अ ग्राफ ऑफ, प्लीज टेल मी वाई एक्सिस पे क्या आएगा, एक्स एक्सिस पे क्या आएगा। इस इक्वेशन को किसी ने रीअरेंज करके देखा अभी तक, आई इज इक्वल टू आई नॉट ई टू द पावर माइनस एल्फा रो टी, इसको रीअरेंज करो और मुझे बताओ फिर। आई एम वेटिंग फॉर यू। मैं आप लोगों को पहले ट्राई करने देता हूँ उसके बाद में बताता हूँ, ठीक है। सो आई वेट फॉर 2 minutes फॉर एवरीवन टू ट्राई दिस, और फिर मुझे खुद बताओ ग्राफ किस चीज़ का प्लॉट होगा और उसके अंदर ग्रेडियंट और इंटरसेप्ट जो है वो उसकी एक्सप्रेशन क्या बनेगी। ओके, लेट्स सी व्हाट वी कैन डू।
अच्छा अमीन, यहाँ पे बेटा प्लीज ट्राई करो, क्योंकि ई है यहाँ पे, ई है, तो प्लीज यूज एल एन रादर देन एल जी। एल जी मत यूज करो, एल एन यूज करो, क्योंकि एल एन ई का फायदा ये होता है कि वो वन हो जाता है एंड योर इक्वेशन बिकम्स मच सिंपलर। सो रादर देन यूजिंग एल जी, एल एन का ग्राफ प्लॉट करेंगे तो बहुत बेहतर होगा। सो डेटा एनालिसिस हमने करना था, और डेटा एनालिसिस करने के लिए हम क्या करते हैं, आओ देखें। सबसे पहले अपनी इक्वेशन को रीअरेंज करते हैं। तो अपनी इक्वेशन को कैसे रीअरेंज करेंगे, आई इज इक्वल्स टू आई नॉट ई की पावर माइनस एल्फा डेंसिटी थिकनेस। मैं क्या करूँगा, दोनों साइडों पे एल एन लगा दूंगा, एल एन आई, और यहाँ पे आ जाएगा एल एन आई नॉट इंटू ई की पावर माइनस एल्फा रो टी। अब एल एन आई तो मुझे ऑलमोस्ट पता चल ही गया है कि मेरा वाई एक्सिस पे आना है, इसमें तो कोई मसला नहीं है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ प्लॉट अ ग्राफ ऑफ एल एन आई अगेंस्ट, जो भी चीज मैं एल एन पहले लिख रहा हूँ इसका मतलब वो वाई एक्सिस पे जाएगी, या आप क्लियरली वर्ड्स में लिख दो, दिस ऑन द वाई एक्सिस एंड दिस ऑन द एक्स एक्सिस। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, राइट साइड को रीअरेंज करके देखता हूँ। यहाँ पे बन जाएगा एल एन ई की पावर माइनस एल्फा डेंसिटी टी, ये हो गया। और फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा प्लस एल एन आई नॉट। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं और देखते हैं कि इक्वेशन फर्दर कैसे रीअरेंज होगी। वन मोर स्टेप नीडेड। यहाँ पे एल एन आई एज इट इज रहेगा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस एल्फा रो टी प्लस एल एन आई नॉट। एल एन ई कहाँ गया, ये पावर इधर आ गई, और एल एन ई क्या बन गया, वन बन गया। तो अब आपके पास इक्वेशन आ गई है। अब आप देखो तो आपको पता चल रहा है, ये आपका y है, माइनस एल्फा इंटू रो आपका m है, सही है। t जो है वो आपका x है, और एल एन आई नॉट जो है वो आपका c है। अब ग्राफ इंटरसेप्ट वाला है, तो आप बताओगे प्लॉट अ ग्राफ ऑफ एल एन आई वर्स अगेंस्ट सिंपली टी। टी के साथ कुछ भी नहीं लग रहा, कोई एल एन कोई पावर कुछ भी नहीं है, तो आपका एक्स एक्सिस पे टी प्लॉट होगा, वाई एक्सिस पे एल एन आई प्लॉट होगा। ठीक है, प्लॉट अ ग्राफ ऑफ एल एन आई वर्सेस टी, देन व्हाट डू यू से, द रिलेशनशिप इज वैलिड, ये लाइन लिखनी होती है हमेशा, द रिलेशनशिप इज वैलिड। रिलेशनशिप टेस्ट कर रहे हो ना, तो बताना है कि रिलेशनशिप सही है या गलत। तो रिलेशनशिप कैसे पता लगेगा सही है या गलत है, अगर आपके ग्राफ की शेप, क्योंकि अब आपने स्ट्रेट लाइन की क्वेश्चन बनाई तो स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए, इज वैलिड इफ graph is a straight line, should it pass through 0 comma 0, is it passing through 0 comma 0 or not, does this graph have an intercept or not, this graph does have an intercept। so आपने 0 comma 0 वाली बात नहीं लिखनी है। अगर किसी ग्राफ का इंटरसेप्ट ना हो तो आप कहते हो कि पासिंग थ्रू 0 comma 0 भी लिखते हो, तो ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन। दो बातें हो गई। तो आपने बता दिया ग्राफ किस चीज का प्लॉट करना है, रिलेशनशिप वैलिड कब होगा, अब आपने बताना है कि अल्फा कैसे फिगर आउट करना है। ठीक है, अब आप यहां से इजीली देख सकते हो कि आपका ग्रेडियंट माइनस एल्फा इंटू डेंसिटी के बराबर होगा। तो माइनस एल्फा इंटू डेंसिटी को ग्रेडियंट से इक्वेट करो, और फिर उसके बाद क्या करो ना, क्या कहते हैं यार, अल्फा को सब्जेक्ट बना लो। तो आप यहाँ पे लिखो ग्रेडियंट इक्वल्स माइनस एल्फा डेंसिटी। हाँ, मतलब आपको जाहिर सी बात है रिलेशनशिप वैलिड है या नहीं आप ये थोड़ी बता रहे हो, आप बता रहे हो कि अगर लाइन स्ट्रेट बनी तो रिलेशनशिप वैलिड होगा। यू डोंट नो वेदर इट्स वैलिड और नॉट अंटिल यू एक्चुअली परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट एंड यू प्लॉट द ग्राफ। आपने हमेशा ये बात लिखनी है कि अगर ये रिलेशनशिप वैलिड है तो ग्राफ कैसा बनना चाहिए। आप कंडीशंस बता रहे हो कि वैलिड या अनवैलिड इनवैलिड चेक करने का तरीका क्या है। ठीक है, नहीं ये आपके सॉल्यूशन ये आपके लिए है, ये एग्जामिनर को नहीं देखना। एग्जामिनर को ये फाइनल आपकी फॉर्म चाहिए, ये आपकी वर्किंग होगी। ठीक है, यू कैन आस्क फॉर एन एक्स्ट्रा पेज मे बी, और जस्ट फाइंड अ ब्लैंक पेज ऑन द पेपर समवेयर, आखिरी पेज लेफ्ट बिल्कुल बैक साइड पे चले जाओ तो ब्लैंक होता है, कहीं ना कहीं खाली जगह ढूंढ के वर्किंग कर लो और फिर कर लेना। ठीक है, या अगर जगह ना हो तो पेंसिल से वर्किंग करके फिर लिख के उसको मिटा देना। एनीवेज, सो नाउ व्हाट वी आर डूइंग इज, क्या कर रहे हैं,
ग्रेडियंट की अल्फा की एक्सप्रेशन निकालना है, तो अल्फा क्या हो जाएगा, माइनस ग्रेडियंट अपॉन डेंसिटी। तो आप बताओ अल्फा विल बी फाउंड, या अल्फा इक्वल्स टू सिंपल नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव साइन, ग्रेडियंट डिवाइडेड बाय डेंसिटी। अब एनालिसिस ऑफ डाटा में मैंने कहा था कि अगर कोई डिराइव्ड क्वांटिटी भी हो क्वेश्चन के अंदर तो उसका भी बता देना कि वो कैसे फाइंड आउट होगी, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल अब ये मेथड ऑफ एनालिसिस ऑफ डाटा के अंदर भी ये जो डेंसिटी है ये किसी भी चीज की डायरेक्टली नहीं आती है आपके पास, डू यू अंडरस्टैंड। आपको फॉर्म दे दिया उन्होंने क्वेश्चन के अंदर, लेकिन फॉर्म की डेंसिटी का कौन बताएगा, आपका ही काम है भाई, सब कुछ आपने खुद पता करना है यहाँ पे। अब आप बता दो एक साइड एक्सपेरिमेंट, जस्ट 2 मिनट के लिए अपने एक्सपेरिमेंट से 2 मिनट के लिए डिटूर करोगे और बताओगे कि यार ये फॉर्म जो आप लेकर आए हो इसकी डेंसिटी कौन फिगर आउट करेगा। अच्छा अभी आपको रिपीटेडली नहीं करना है, ये आपको एक ही दफा करना है, इन द बिगिनिंग ऑफ द एक्सपेरिमेंट यू हैव टू फिगर आउट द डेंसिटी वंस एंड देन यू विल ऑब्वियसली इंसर्ट इट अगेन एंड अगेन। सो हाउ डू यू फिगर आउट द डेंसिटी ऑफ अ फॉर्म। अच्छा अच्छा और आसान तरीन बच्चों वाला काम है, क्या करो, होम रेक्टेंगुलर शेप में है, इट्स लाइक अ क्यूबॉइड, सो व्हाट डू, यू मेजर इट्स डायमेंशन, बता दो मेजर टेप से या मीटर रूल से मेजर कर लें, ठीक है। लेंथ ब्रेथ और हाइट मेजर करें, उसका वॉल्यूम निकालें, मास बैलेंस के टॉप पेन बैलेंस के ऊपर रख के उसका मास मेजर करें, और फिर उसके बाद डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होती है, ये बता दो। ये एसेंशियली मेथड ऑफ डाटा एनालिसिस के अंदर ही इसको इंक्लूड करना चाहिए हमें। क्यों इंक्लूड करना चाहिए, बिकॉज ये एक साइड कैलकुलेशन छोटी सी रिक्वायर्ड होगी, तो इसको आप बेशक पहले लिख दो, इसको इससे पहले लिख दो तो बेहतर है। असल में ये टायर टुगेदर हो जाएगा उससे, जो आप ऊपर पूरा वो वाला पार्ट लिखोगे ना इससे पहले, एनालिसिस ऑफ डाटा से पहले डेटा कलेक्शन के अंदर, वहां पे ही आप मेंशन भी कर दोगे, लेकिन टेक्निकली ये एनालिसिस ऑफ डाटा के अंदर ही आ जाएगा क्योंकि ये कैलकुलेशन है। तो हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि भाई ये डेंसिटी कहाँ से आएगी। सो छोटी सी जगह बनाते हैं, थोड़ी सी जगह बनाते हैं और इधर इसको मेंशन कर देते हैं। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं अपना लेंथ ब्रेथ और हाइट मेजर कर दिया आपने, वो आप एक तरह से मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन है, लेकिन चलो उसको मेंशन कर देते हैं, मेजर। ये अपने एक्सपेरिमेंट के शुरू में ही लिख रहोगे एक तरह से आप, फिर भी मैं मेंशन कर रहा हूँ इधर ही, मेजर द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ फोम यूजिंग व्हाट, यूजिंग मीटर रूल, ठीक है। अगर आपको थिकनेस जो है, अच्छा ये थिकनेस है बेसिकली, इसको टी बोल देते हैं, यूजिंग अ मीटर रूल, और उसके बाद बताओ volume of the meter rule will be volume of the foam will be length breadth into thickness, ठीक है। उसके बाद बताओ measure mass from top pen balance, और उसके बाद एक लाइन अलग से, बीच में जगह नहीं बची लेकिन लिख देना कि भाई डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो हर चीज की आप अलग अलग जो है वो बता रहे हो। कैन वी राइट एज नेगेटिव ग्रेडियंट अपॉन अल्फा, नहीं मुस्कान बेटा, फिर आप जो है वो तो एक लूप बना रही हो, ये तो आप एक फीडबैक लूप बना रही हो भाई। मैंने डेंसिटी मुझे पहले पता होना चाहिए, उससे मैंने अल्फा निकालना है, अल्फा से मैंने डेंसिटी थोड़ी निकालनी है। डेंसिटी इज समथिंग दैट आई शुड ऑलरेडी नो बिफोर हैंड, या तो मुझे ये पहले से पता होगा या ये पहले से पता होगा, दोनों। इससे ये ऐसा तो नहीं हो सकता ना मैं इससे ये निकाल लूं फिर इससे ये निकाल लूं, ऐसा कैसे पॉसिबल होगा, जब दोनों ही नहीं पता होंगे तो पहले किसको निकालना है, पहले इसको निकालना है मास अपॉन वॉल्यूम से, एंड देन यू हैव टू से अच्छा अब ये मुझे पता है अब मैं इसको इससे निकाल, गॉट इट। तो भाई ये आपका पहली एग्जांपल होगी पास पेपर एग्जांपल, जिसके अंदर हमने लोगैरिथमिक इक्वेशन ली, उसको स्ट्रेट लाइन ग्राफ उसका प्लॉट किया और बताया कि रिलेशनशिप वैलिड कब होगा, फिर ये बताया कि जो कांस्टेंट आपने रिक्वायर्ड किया था अल्फा, अल्फा कैसे निकाला जाएगा। किसी ने आपसे नहीं पूछा कि आई नॉट कैसे निकालना है, पूछा आपसे किसी ने, लेकिन आप ये बता दो, इट्स एन एडिशनल डिटेल, इट इज एन एडिशनल डिटेल कि भाई ये जो इंटरसेप्ट है ये एल एन आई नॉट के बराबर होगा, और आई नॉट की वैल्यू आपको इंटरसेप्ट से नहीं फिगर आउट करनी, लाइक ये जो आपका आई नॉट है ये तो ऑलरेडी आपको पता ही होगा क्योंकि आपने खुद ही तो सेट की भी होगी आई नॉट की वैल्यू, द इंटेंसिटी यू विल नो बिफोर हैंड, राइट। ये ऐसी कोई चीज नहीं है, लेकिन हाँ इसका इंटरसेप्ट से आप डबल चेक कर सकते हो कि मेरे इंटरसेप्ट पे एल एन आई नॉट की वैल्यू आनी चाहिए। तो आप ये बता दो कि भाई वाई इंटरसेप्ट जो है ना मेरा,
वाई इंटरसेप्ट एल एन आई नॉट के बराबर होगा। अब मेथड ऑफ डेटा एनालिसिस के अंदर ही, एनालिसिस ऑफ डेटा में ही लिख रहे हो ये, लेकिन ये एडिशनल डिटेल में इसके मार्क्स काउंट हो जाएंगे। ठीक है, अब इसको बेशक आप रीअरेंज करके लिख दो। आप बताओ कि ई की पावर वाई इंटरसेप्ट से, ई की पावर वाई इंटरसेप्ट जो है वो आई नॉट के बराबर होगी। ठीक है, तो ये एक पॉइंट ही कंसिडर किया जाएगा, दो पॉइंट नहीं कंसिडर किया जाएंगे, बट यू विल मेंशन इट। ठीक है बेटा, अब एक दो एग्जांपल्स और देख लेते हैं हम लॉग्स वाली। सो दिस इज अ क्वेश्चन दैट डज नॉट रिक्वायर लॉगरिथम्स, सो इसको हम स्किप करते हैं, आगे चलते हैं। इसमें लॉगरिथम्स रिक्वायर्ड है, सो ये एलईडी वाला क्वेश्चन जो है वो देखो। ओके, रीड द होल क्वेश्चन एंड सी, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को अंडरलाइन करो और फिर उन रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करो। चलो शाबाश। इसके बाद हम एक एग्जांपल प्रॉब्ली और कर लेंगे, देन वी विल एंड द क्लास। अगली क्लास में फिर हम जो है वो मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन, जिसमें आप यूजुअली थोड़ा सा स्ट्रगल इसलिए करोगे क्योंकि यू माइट नॉट हैव द एंटायर नॉलेज कि भाई कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट कहाँ कहाँ यूज होंगे, एंड समटाइम्स आपके लिए एकदम से बहुत ऐसी अनफेमिलियर सिचुएशन आ जाती है कि भाई मैं इसको कैसे मेजर करूँ या क्या करूँ, तो फिर वहाँ पे आप फंस जाते हो। तो इंस्ट्रूमेंट्स वहाँ मेजर करने मेंशन करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। ठीक है, खैर फिर भी इतना मुश्किल नहीं होगा, आराम से हो जाएगा। अभी तक सारी चीज़ें कर ली तो बाकी का आगे भी हो जाएगा। चलो पूरा क्वेश्चन पढ़ो और फिर उसके बाद आखिरी लाइन में आपकी मेन डिटेल होगी, लेकिन क्वेश्चन फिर भी शुरू से पढ़ो। सो इज इन्वेस्टिगेटिंग द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिफरेंट एलईडीज। एक ब्लू एलईडी है, एक रेड एलईडी है। एलईडी का सर्किट सिंबल उन्होंने आपको बताया हुआ है, ये आपको वैसे ही पहले से पता होना चाहिए। ईच एलईडी नीड्स अ मिनिमम पीडी वी अक्रॉस इट टू एमिट लाइट। इसे हम थ्रेशोल्ड वोल्टेज कहते हैं। आप लोगों ने ओ लेवल में जब एलईडी पढ़ी थी या एएस में भी पढ़ी थी तो आपने थ्रेशोल्ड वोल्टेज का पढ़ा था कि पॉजिटिव वोल्ट नेगेटिव वोल्टेज में तो एलईडी एमिट ही नहीं करती लाइट, और पॉजिटिव वोल्टेज में भी एक मिनिमम वैल्यू होती है, उससे ऊपर जाके फिर वो लाइट एमिट करती है। The student investigating the relationship between voltage V जो जिससे एलईडी ऑन होगी and the wavelength of light emitted by the LED। तो वेवलेंथ ऑफ लाइट एमिटेड बाय द एलईडी और वी के बीच में कोई ना कोई रिलेशनशिप है। मतलब अगर ब्लू कलर की एलईडी है तो उसको एक डिफरेंट वोल्टेज रिक्वायर्ड है, मिनिमम वोल्टेज रिक्वायर्ड है ऑन होने के लिए। इसी तरह रेड वाली जो एलईडी है उसको एक डिफरेंट मिनिमम वोल्टेज रिक्वायर्ड है, एंड ही विल हैव नॉट जस्ट टू एलईडीज बट अ बंच ऑफ एलईडीज विद मेनी डिफरेंट कलर्स। ये सिर्फ दो एग्जांपल्स दी हैं, बट ही विल हैव लेट सपोज 5 और 6 डिफरेंट एलईडीज। ऑरेंज कलर की भी होगी, ग्रीन कलर की भी होगी, येलो कलर की भी होगी। ठीक है, मे बी पर्पल कलर की भी होगी या वायलेट कलर की होगी। सो उसके बाद 5-6 डिफरेंट वेवलेंथ्स की एलईडीज होनी चाहिए। ठीक है, द रिलेशनशिप between these two is given like this. It's an exponential equation. K and N are constant. What you have to do is you have to design an experiment to test the relationship between V and lambda. So अब इनमें से एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट है, बताओ कौन डिपेंडेंट है और कौन इंडिपेंडेंट है। वेवलेंथ एलईडी के कलर पे डिपेंड करता है कि वो कितने वोल्टेज पे ऑन होगी, या कितने वोल्टेज पे ऑन होगी इस पे एलईडी का कलर डिपेंड करता है। तो आप दुकान से खरीदने जाते हो और आप बोलते हो मुझे ब्लू कलर की एलईडी दे दे, तो इसका मतलब क्या है कि आप कलर तो पहले से डिसाइडेड है ना, कलर जो है वो इंडिपेंडेंट है। आपको पता है कि ये ब्लू एलईडी है, अब वो कितने वोल्टेज पे ऑन होगी ये सर्किट डिजाइन करके बाद में पता चलेगा। क्या मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि लेमडा जो है वो इंडिपेंडेंट है, लेमडा जो है वो इंडिपेंडेंट है, और वी जो है वो उस पर डिपेंड कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे हम जल्दी जल्दी से कंप्लीट करते हैं बात। लेमडा या कलर ऑफ एलईडी इंडिपेंडेंट, वी क्या है डिपेंडेंट। क्या क्या आप कांस्टेंट रखेंगे? अब के और एन क्या है ये नहीं आप बोलेंगे कि के और एन को कांस्टेंट रखेंगे, उन्होंने बता दिया है कि के और एन कांस्टेंट्स हैं और आपको पता भी नहीं है वो क्या चीज़ है। ठीक है, लेकिन और क्या क्या आप कांस्टेंट रख सकते हैं इस एक्सपेरिमेंट के अंदर? थिंक अबाउट द एक्सपेरिमेंट फॉर अ मिनट। उसे एक सर्किट डायग्राम डिजाइन करना है और उस पर उसने आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर वोल्टेज इंक्रीज करना है, और फिर देखना है कि कौन से वोल्टेज की वैल्यू पे जाके मेरी जो है वो एलईडी लाइट एमिट करना शुरू होती है। तो और यहाँ पे कौन सी चीजें हैं जिनको मैं रख सकता हूँ कांस्टेंट? थिंक अबाउट दैम। सर्किट सेटअप, यू आर नॉट मेंशनिंग एनी क्वांटिटी, कोई क्वांटिटी मेंशन करनी पड़ेगी ना अमान। सो थिंक अबाउट द क्वांटिटी। सोचो।
क्या यहाँ पे आप कांस्टेंट रख सकते हो जिससे आपका वो वाला पार्ट, क्योंकि कांस्टेंट्स भी जो है वो आपके पूरे हो जाए? दिमाग लगाओ अपना और सोचो। कोई आंसर नहीं आया मेरा पास अभी तक, सोच रहा हूँ। समथिंग अबाउट द एलईडी। व्हाट अबाउट द एलईडी? एलईडी की ब्राइटनेस के बारे में बात कर रहे हो, लेकिन एलईडी की ब्राइटनेस आपके कंट्रोल में नहीं होता। आहिस्ता आहिस्ता वोल्टेज बढ़ाओगे तो उसकी ब्राइटनेस तो बढ़ेगी। सो क्या हम यहाँ पे कर सकते हैं जिससे हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट वाली बात भी पूरी हो जाए? क्या हम यहाँ पे कांस्टेंट रख सकते हैं? व्हाट एल्स कैन बी कीप कांस्टेंट? सोचो। तो यहाँ पे हमारे पास एज सच कोई भी ऐसी चीज है नहीं इस एक्सपेरिमेंट के अंदर कि हम ये कहें कि यार ये चीज कांस्टेंट रखें या वो चीज कांस्टेंट रखें, बिकॉज हमारे पास कोई एज सच और चीज है नहीं जो हम कंट्रोल कर सकें। सो यहाँ पे आपका जो पार्ट है ये वाला डिफाइनिंग द प्रॉब्लम वाला पार्ट है, ये 2 मार्क का ही है, क्योंकि 2 से 3 मार्क का होता है कभी कभार, क्योंकि उस चीज के पॉइंट्स ही कम होते हैं। तो यहाँ पे वो सिर्फ और सिर्फ 2 मार्क का ही एप्लीकेबल है। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल बता दिया, काफी है। कॉन्स्टेंट्स का यहाँ पे कोई सीन बन ही नहीं रहा है सच। ठीक है, देर इज नथिंग इन द मार्किंग स्कीम एज वेल दैट वुड से कि भाई ये कॉन्स्टेंट रखें, कॉन्स्टेंट रखें। इवन एडिशनल डिटेल में भी जाके एज सच कुछ भी नहीं लिखा हुआ। तो इसका मतलब है कि अब मेथड ऑफ डेटा एनालिसिस और उसके बाकी जो है वो एक मार्क बढ़ गया वहां पे। अब जरा जल्दी से अपनी इक्वेशन लिखते हैं और उसको रीअरेंज करके मेथड ऑफ डेटा एनालिसिस करते हैं। v इज इक्वल्स टू के लेमडा की पावर n, यही है इक्वेशन। यस। चलो क्या करेंगे, एल जी लगाएंगे अब। ई भी लगा, एल एन भी लगा सकते हो, बट एल जी लगा लो बेहतर है। अच्छा, यहाँ पे आ जाएगा एल जी। अब देखो आपकी एक टाइम पे जाके इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आप इसको राइट साइड को भी डायरेक्टली एक ही स्टेप में शायद लिख सको। ठीक है, लेकिन चलो कर लेते हैं इसको। तो ये एल जी, अब मैं क्या यहाँ पे लिख सकता हूँ एन। अब मैं इस बार एक स्टेप जो है वो स्किप कर रहा हूँ। आ रहा है समझ? मैंने एक स्टेप क्या स्किप किया, मैंने एक ही स्टेप के अंदर इनको प्रोडक्ट रूल भी लगा लिया, और एन जो है जो इसका यहाँ पे होना था उसको यहाँ भी ला के लिख दिया। पावर रूल और प्रोडक्ट रूल एक ही स्टेप में लगा दिया। ठीक है, नाउ आई हैव अ क्लियर पिक्चर ऑफ क्या प्लॉट करना है। तो प्लॉट अ ग्राफ ऑफ, बताओ, प्लॉट अ ग्राफ ऑफ एल जी वी अगेंस्ट एल जी लैम्डा। एल जी लैम्डा लॉग एमडा जो है वो आपका यहाँ पे प्लॉट होगा। रिलेशनशिप इज वैलिड if it's a straight line and we are not going to say कि it will pass through origin because it will not। तो अगर ग्राफ स्ट्रेट है तो रिलेशनशिप हमारा काफी हद तक कंफर्मेशन आ गई कि हाँ भाई ये इक्वेशन और हमारा जो डेटा, देखो ग्राफ जो है वो आपका डेटा रिप्रेजेंट कर रहा है और इक्वेशन जो है वो थ्योरी को रिप्रेजेंट कर रही है। अगर आपका डेटा इक्वेशन के मुताबिक स्ट्रेट लाइन ही बनता है जैसे आपकी थ्योरेटिकल इक्वेशन है, तो ये बेसिकली इस बात की कंफर्मेशन है कि जो आपका थ्योरी है और जो आपका डेटा आ रहा है वो एक दूसरे से मैच कर रहा है। यू अंडरस्टैंड? प्रैक्टिकली मतलब साइंटिफिक मेथड को पढ़ रहे हो ना आप लोग। साइंटिफिक मेथड क्या होता है, आप कोई थ्योरी पोज करते हो, यू पोज सम थ्योरी एंड देन यू चेक कि ऑब्जर्वेशंस थ्योरी से मैच कर रही हैं या नहीं। सो योर ग्राफ इज द ऑब्जर्वेशन, राइट, बिकॉज वी आर यू कलेक्टिंग डाटा एंड प्लॉटिंग इट, एंड योर इक्वेशन इज द थ्योरी। एंड इक्वेशन सेज कि लाइन स्ट्रेट होनी चाहिए, और अगर लाइन बन जाती है स्ट्रेट तो इसका मतलब रिलेशनशिप वैलिड है। अगर आपकी लाइन ऐसी बन रही है या ऐसी बन रही है या आई डोंट नो किसी भी रैंडम किस्म की शेप बन रही है और इक्वेशन को फॉलो नहीं कर रही, तो इसका मतलब रिलेशनशिप वैलिड नहीं है। एनीवेज, आगे चलते हैं बात। तो अब आपने क्या डिटरमिन करना है? उन्होंने कहा था कि कोई कॉन्स्टेंट्स भी डिटरमिन करना है। सो एक्सप्लेन हाउ योर रिजल्ट्स, ये भी उन्होंने हमें लिखा था,
कि डिटरमिन द वैल्यू ऑफ के एंड एन, ठीक है। तो आपने के और एन को भी जो है वो फाइंड आउट करना है। यहाँ पे आपको इजीली पता चल रहा है कि एन जो है वो ग्रेडियंट से आएगा, एन विल बी इक्वल्स टू ग्रेडियंट। और के जो है, अब ये एडिशनल डिटेल का पार्ट नहीं है क्योंकि उन्होंने मेंशन किया कि के आप बताएं कैसे आपने निकालना है, तो अब आप जो है वो पूरा बताओगे यहाँ पे। अब आपको यहाँ पे पता चल रहा है कि अब y इंटरसेप्ट एल जी के बराबर है, तो के क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर y इंटरसेप्ट। तो आपने ये वाली बात यहाँ पे लिखनी है, आप बताओगे के विल बी इक्वल्स टू, के कैसे फाइंड आउट होगा, 10 की पावर y इंटरसेप्ट से, ठीक है। तो एनालिसिस ऑफ डेटा आपका यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब आप सर्किट सेटअप जो है बनाओगे, उसमें कोई वेरिएबल रेजिस्टर लगाओगे या कोई रायोस्टेट लगाओगे या कोई पोटेंशियोमीटर बना के दिखाओगे कि कैसे आप स्लोली एलईडी के अक्रॉस वोल्टेज को वेरी कर सकते हो, और एक सर्टेन वोल्टेज पे जाके, वोल्टमीटर पे जाके, रीडिंग पे जाके एलईडी आपकी ऑन हो जाएगी। तो डिफरेंट कलर्स की एलसीडी एलईडीज के साथ आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करोगे, और हर कलर की जो वेवलेंथ है वो आप कैसे डिटरमिन करोगे, ये भी एक सवाल है, ठीक है। अब मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन में आप वोल्टेज तो आराम से मेजर कर लोगे, बट लैम्डा का कैसे पता लगेगा। अब इसके लिए आपको साइड में जाके देखो, अब यहाँ पे थोड़े से मसले मसाइल आते हैं। लैम्डा डिटरमिन करने के लिए आपने एएस में क्या एक्सपेरिमेंट पढ़ा हुआ है, एनीवन नोज। किसी भी कलर की वेवलेंथ डिटरमिन करने के लिए हम कौन सा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते थे, दो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते थे। या तो डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग वाला एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते थे, और ये फॉर्मूला यूज करते थे d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा, और या फिर आप डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते थे जिसमें s इज इक्वल टू लैम्डा डी अपॉन ए आप अप्लाई करते थे। आई गेस आप डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से क्विकली एक क्विक सा डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट करोगे, और डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर जो है वो आप वहां से लैम्डा अपना फिगर आउट करोगे और यहाँ लेकर आओगे लैम्डा। खैर, तो मेथड ऑफ डेटा एनालिसिस जो है वो ऑलमोस्ट हमारा आज डन हो गया। आई गेस, डू यू नीड मोर एग्जांपल्स और इज इट फाइन, कर लोगे आप लोग, इसमें कोई लॉग्स की जरूरत नहीं है, तो बगैर लॉग के है। अब हम अगली क्लास में मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन पे जाएंगे और एडिशनल डिटेल पे जाएंगे। यहाँ पे भी कोई लॉगरिथम नहीं रिक्वायर्ड, यहाँ पे भी ये y इज इक्वल टू mx प्लस p की फॉर्म में खुद ही रीअरेंज हो जाएगी। चलो ठीक है, फिर अगली क्लास में मिलते हैं इंशाल्लाह, ठीक है। यहाँ भी कोई लॉगरिथम्स नहीं रिक्वायर्ड वैसे तो। अच्छा, ये तो क्वेश्चन 2 है वैसे भी, और ये वो क्वेश्चन रिपीट हो रहा है क्योंकि उसी ईयर का दूसरा वेरिएंट है। सो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे भी लॉगरिथम्स नहीं रिक्वायर्ड। चलो अगली क्लास में मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन के ऊपर जाएंगे। मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन के अंदर फिर आप देखो, एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो जो सिंपल सिंपल हैं, वो आपके पास आसान जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो आप पहले से रिकग्नाइज करते हो, मीटर रूल, माइक्रोमीटर, स्टॉप वॉच, थर्मोमीटर, आई डोंट नो, और क्या चीज़ें हैं आपके पास, वोल्ट मीटर, एम मीटर, इस टाइप की चीज़ें। बट देन नाउ यू हैव टू ऑल्सो स्टार्ट थिंकिंग अबाउट अदर पीसेज ऑफ एपरेटस लाइक CRO, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप की बात करो, लाइक क्या नाम है, माइक्रोफोन, माइक्रोफोन यूज कर रहे हो, साउंड की इंटेंसिटी उसको CRO से कनेक्ट कर दोगे। और अभी जैसे मैंने एक बात की कि आप डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करोगे टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ लैम्डा, ठीक है। इसी तरह आपके पास और डिफरेंट डिफरेंट ऐसे इंस्ट्रूमेंट, हाँ, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी टेस्ला में मेजर करते हैं, कौन से इंस्ट्रूमेंट से मेजर होती है, आपने इसी साल पढ़ा है। अब आपने कभी किसी एक्सपेरिमेंट में नहीं लिखा होगा यार कि यूज करो, लेकिन क्या नाम था उस इंस्ट्रूमेंट का, नाम क्या था जिससे आप मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी मेजर करते हो, हॉल प्रोब। हॉल प्रोब का आपको शायद मेंशन करना पड़े किसी एक्सपेरिमेंट में, ठीक है। तो ये वाली सारी चीज़ें हैं जो उनको हमें थोड़ा सा और आगे जाके एक स्टेप फर्दर जाके जो है वो इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में सोचना पड़ेगा। एंड विल ट्राई एंड मेक अ लिस्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स जो कि आप किसी भी आपके डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मेजर करने के लिए यूज़ हो सके, ठीक है। बट अब ये जो मेन काम है वो अब आपने कर लिया है, मतलब आपका जो सवाल का स्ट्रक्चर है वो बन गया है, आपको शुरू वाला पार्ट पता है, एंड वाला पार्ट पता है, बीच में जो आपने इन्फॉर्मेशन फिल आउट करनी है कि मेजरमेंट्स कैसे करनी है और एक्सपेरिमेंट का प्रोसीजर कैसे डिस्क्राइब करना है, वो आपने बताना है। मैं आपको एक स्ट्रक्चर दे दूंगा, ठीक है, मेरा काम ये है कि मैं आपको एक स्ट्रक्चर दे दूंगा, बट आई कांट गो थ्रू एवरी पॉसिबल क्वेश्चन ऑब्वियसली बिकॉज देयर इज सो मेनी क्वेश्चंस इन द पास्ट पेपर्स। मैं हर एक पॉसिबल चीज़ नहीं करवा सकता, लेकिन हाँ, मैं कोशिश करूंगा कि थीम्स को फॉलो कर लूँ कि फॉर एग्जांपल मैग्नेटिक फील्ड रिलेटेड या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन रिलेटेड एक्सपेरिमेंट है तो क्या होगा,
इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड एक्सपेरिमेंट है तो कौन से बेसिक इंस्ट्रूमेंट है, सर्किट डायग्राम आप कैसे बना सकते हो, सीरीज पैरेलल एक्सेट्रा। और इसी तरह थर्मो हीट रिलेटेड क्वेश्चन है तो उसमें कौन से इंस्ट्रूमेंट्स कॉमन है, कौन सी चीज़ों का ख्याल रख सकते हैं, और जनरल फिजिक्स वाले। यस मनार, क्वेश्चन 2 भी करूँगा। सेशन हमारे 6 से ज़्यादा ही होंगे, प्रॉब्ली 6 पे हमारी स्टोरी ख़त्म नहीं होगी, 5 सेशन तो आई गेस क्वेश्चन 1 पे ही लग जाएंगे। ठीक है, चलो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, अल्लाह हाफिज़।